जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हुई हैं और भारतीय कृषि, इन सभी को देखेंगे। और बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनाए गए हैं उनको देखेंगे, और यूपीपीसीएस आयोग ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन क्या है? ऑप्शन ए है हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीकी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। ठीक है, अब हरित क्रांति जो है यह कब स्टार्ट हुई थी? हरित क्रांति 1966 और 67 के बीच में हुई थी, दौरान हुई थी। और इसको किसके द्वारा लाया गया था? तो डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। स्वामीनाथन, ठीक है। और ये किसके लिए थी? तो हाई यील्ड सीड्स के लिए थी। ये भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था इसके तहत। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? हमारा हाई यील्ड वैरायटी थे यहाँ पे, उच्च उत्पाद बीजों की वैरायटी। अच्छा, आप लोग बताइए, क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किस क्षेत्र में की है? चावल के उत्पादन में, दालों के उत्पादन में, पटसन के उत्पादन में या गेहूं के उत्पादन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के उत्पादन में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। उसके बाद में 1966-67 में क्या आया था हमारा? 1966 और 67 में हरित क्रांति आई थी। क्या आई थी? हरित क्रांति। ठीक है, और हरित क्रांति के अंदर किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था? तो भारत में प्रगति जो है गेहूं के उत्पादन में की गई थी। सर्वाधिक प्रगति किसमें हुई थी? सर्वाधिक प्रगति ये हुई थी हमारी तो गेहूं की फसल पे, गेहूं की फसल में। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का क्षेत्र मतलब कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित हुआ था, तो हमारा कौन कौन सा था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यह क्षेत्र अधिकतम मात्रा में क्या हुए थे? लाभान्वित हुए थे इसके तहत, हरित क्रांति के तहत। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में सर्वाधिक प्रगति किसकी हुई थी? गेहूं के उत्पादन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित
हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। अगला, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। और चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या सही होगा। तो इसका दूसरा और चौथा, कौन सा? दूसरा और चौथा जो है वो सही है। क्या है दूसरा? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित, जिसको लाभ नहीं मिला है, उन क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता का बीज, पानी, उर्वरक और तकनीक का विस्तार करना, वहां तक पहुंचाना उसको। ठीक है। और चौथे में क्या है? इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का भी समाकलन करना। तो इसके दूसरा और चौथा सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। जो हरित क्रांति हुई थी उसके घटक क्या क्या है उसको बताना है। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये बात सही है। अगला, सिंचाई, बेहतर सिंचाई चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, विपणन मतलब मार्केट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मतलब चारों के चारों कोटेशन जो है वो सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्रांति से संबंधित आया है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, जो इंद्रधनुष क्रांति है उसका संबंध किससे है? हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, उपयुक्त से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। जो काली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पाद से या सरसों उत्पादन से, उपयोग से कोई नहीं या उपयोग से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल उत्पादन से, यानी कि पेट्रोलियम से संबंधित है काली क्रांति। ठीक है। आइए कुछ क्रांतियां हैं इनको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जैसे हरित क्रांति, भारत में कौन जनक है इसकी? एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन, जो हमारी मिल्कमैन ऑफ इंडिया जिन कहते हैं वर्गीस कुरियन को। नीली क्रांति, डॉक्टर अरुण कृष्णन। प्रेरित प्रजनन क्रांति, प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति जो है निरपक्ष तुतेज। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल। लाल क्रांति विशाल तिवारी। और रजत क्रांति जो है इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी। पीली क्रांति सैम पित्रोदा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। जैसे पीली क्रांति सैम पित्रोदा, रजत क्रांति इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? धान की, मक्का की, गेहूं की या गन्ना की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की। गेहूं की जो है सर्वाधिक उत्पादन हुआ था किस समय? तो हरित क्रांति के समय। हरित क्रांति किस समय हुई थी? तो 1966 और 67 के समय पे हुई थी। और अगर पूछा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। और अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? जो भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम.एस. स्वामीनाथन, एस. अय्यप्पन, के.वी. थॉमस या एम.एस. रंधावा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एस. रंधावा।
इनका पूरा नाम है जो मोहिंदर सिंह रंधावा। इन्होंने हरित क्रांति के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह पुस्तक जो है भारत के कृषि का इतिहास इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20। भारत में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पी सेन गुप्ता और जी सदारयुक 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? जी सेन गुप्ता और जी सदारयुक में मतलब जो है इन लोगों ने दोनों ने भारत के लघु कृषि प्रदेशों को कितने में बांटा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 60। 60 लघु कृषि में इन्होंने बांटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कथन है भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन हमारा सही है और कारण भी सही है, परंतु जो इसका कारण है कथन का वो सही नहीं है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस जगह पर की गई थी और किसने कब की गई थी ये बताना है। तो भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1960 में। और यह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 को की गई थी। ठीक है, और यह है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसका उद्घाटन पंतनगर में किया गया था। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि 1960 में भारत मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था। उसके बाद में सन 2000 में यह क्या हुआ? अलग हो गया है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम जो है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था इसका नाम बाद में क्या हो गया? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ठीक है, यह इसका नाम कर दिया गया बात। अगला क्वेश्चन है, कथन है पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीकी का महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो पारंपरिक खेती हो रही थी उसमें आधुनिकीकरण लेके आया गया और यह किसकी देन थी? तो हरित क्रांति की देन थी। कारण बता रहा है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। अब देखिए ये बात जो ऊपर वाला कथन है ये हमारा सही है और एक कारण भी सही है। इसके अंदर सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है, परंतु यह इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण हैं। क्या क्या है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, यानी कि इसे हम कह सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। जोत का छोटा आकार होना, ये भी सही है। और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, मतलब परंपरागत तरीके से ही खेती कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, इन तीनों की वजह से भारतीय कृषि में कम उत्पादन हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? अब उसमें कारण पूछा गया था, इसमें से कौन सा कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, ये तो है जनसंख्या का दबाव। जब जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी हो रही है। कृषि पर अधिकतम मात्रा में क्या हो रहा है, लोग कृषि की ओर भाग रहे हैं। ठीक है। अगला बोल रहा है सहकारी कृषि। अगला भू जोत का छोटा आकार, तो ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं, भू जोत का छोटा आकार। अगला प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी। क्या होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी? तो कहने का मतलब है जैसे कि हमारे पास 10 बीघा जमीन है। कितने बीघा जमीन है? 10 बीघा जमीन है। ठीक है। तो 10 बीघा जमीन को करने के लिए 2 लोग क्या है, पर्याप्त हैं। ठीक है, 2 लोग काम को उसको संभाल सकते हैं। परंतु क्या होता है कि जब जनसंख्या अधिकतम हो जाती है और इसी काम को जो है 2 लोग ना कर 10 लोग करने लगे। ठीक है, इसी काम को टोटल 10 लोग करने लगे, तो काम तो था 2 लोगों का, परंतु 10 लोग उसके अंदर और आ गए, मतलब 8 लोग और आ गए, तो टोटल हो गए 10 लोग। तो काम 2 का था और 10 लोग हो गए, तो इसी को कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो 8 लोग हैं वो उनकी कैसी है, उनकी मतलब रोजगार जो है छुपा हुआ है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी यही होता है। अगला जनसंख्या का दबाव, तो जनसंख्या का दबाव भी है। जैसे 10 बीघा जमीन है और कोई 2 व्यक्ति हैं उनके पास में, अब 5-5 बीघा इनके पास में बढ़ जाएगी। अब ये लोग हैं, इनके भी अगर 2-2 पुत्र हुए, 5-5 हुए, तो ये एक एक करके बढ़ जाएगा 1-1 बीघा सभी में पास में। तो भूजोत मतलब जो है खेत का आकार भी कैसा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। जब छोटे आकार का होगा तो उसके अंदर सही से फसलें उगाई नहीं जा सकती हैं। ठीक है, तो ये भी एक कार्य मतलब कारण है, परंतु सहकारी कृषि यह कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पे है? तो भारत में जो है संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ पे है? पंजाब में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में जो है सबसे बड़ा जोतों का आकार है। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि को समझा जाता है, भारत में जो है कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार और या एक उद्योग। तो भारत में जो है कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। ठीक है, कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन। इसका मतलब क्या है कि अपनी जीविका जो मनुष्य है, मतलब यहाँ के मानव किसान जो हैं, वो अपने जो जीविका जीवन यापन करने के लिए जिसको न्यूनतम जरूरतों की आवश्यकता होती है उनको ही पूरा कर पाता है। मतलब इसका हम एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, मतलब निर्यात नहीं कर पाते हैं।
तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, मतलब जीविकोपार्जन का साधन है भारतीय कृषि। और यह हमारा किस सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो हमारा पहले सेक्टर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। भारत में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, पंजाब हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन का मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? किसके अंदर सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ढैंचा, कैंचा नहीं, ढैंचा, ढैंचा, सनई, ग्वार और बोड़ा यानी कि लोबिया। देखो ढेंचा में भी पाया जाता है, लोबिया में भी पाया जाता है, परंतु सर्वाधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है लोबिया में। ठीक है, और इनकी नाइट्रोजन को पूर्ति मतलब करने के लिए इनके अंदर राइबोजियम नाम का एक जीवाणु भी पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, जो गांठ से होते हैं, तो राइबोजियम पाया जाता है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। और खेतों में इनका ढैंचा हो गया और लोबिया हो गया, इनको बो दिया जाता है, फिर उसके बाद में ये हरी खाद के उपयोग रूप के मतलब उपयोग में लाया जाता है। इसको जब बड़े हो गए थोड़े थोड़े, तो इनको क्या कर देते हैं, खेत में ऐसे ही जुतवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। जो दक्षिण भारत है, यहाँ वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत में उत्पादकता का कृषि क्षेत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है सर्वाधिक, वह पूछा गया है। तो हमारा केरल के तट पर, तमिलनाडु तट पर, तेलंगाना में या विदर्भ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुनर्भरण योग्य भौम, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न भारतीय राज्य है। नेशनल कॉम्पिलेशन ऑफ डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार राज्यों का वार्षिक पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश है, ये सब थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? ठेकेदारी कृषि कहाँ पे की जाती है? तो हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब में जो है ठेकेदारी कृषि की जाती है। हरित खेती में संनिहित है, हरित खेती में क्या संनिहित है? जैविक खेती एवं बागवानी पर जो बागवानी तथा पुष्पकृषि पर ध्यान केंद्रित करते हुए कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव, समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, या खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्प कृषि का जोड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ये सभी जो है हरित खेती से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। एग मार्क है, एग मार्क क्या है? तो क्या अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, कृषि के लिए एक सहकारी समिति है, अंडों की विनियमित मंडी है, या गुणवत्ता गारंटी की मोहर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है।
ठीक है। एगमार्क केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उपज यानी श्रेणीकरण और चिन्हीकरण अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, यह एगमार्क है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 5वें दशक के दौरान, 6वें दशक के दौरान या 7वें दशक के दौरान, 8वें दशक के दौरान? तो कब की गई थी? 7वें दशक के दौरान।